आंसर लिखते टाइम हमें देखना नहीं पड़ता कि आंसर में कौन से वर्ड्स लिखे, कौन से फ्रेजेस लिखे, कहाँ से लिखे, ऐसा नहीं करना पड़ता आपको। आप इजीली क्या कर सकते हो, उन्हीं लाइंस को लिख सकते हो जो आपको चैप्टर में मिल गई हैं। खुशी का समय है कि अब हम अपार्टहाइड सिस्टम के अंडर नहीं है। क्लियर हो गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला जो था ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट एवरीबॉडी केम दैट डे टू पे ट्रिब्यूट टू नेल्सन मंडेला। दैट थैंक यू, इतनी अच्छी सोच रखने के लिए और वर्ल्ड में एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए। Hello everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। This is me निधि गुप्ता, your English mentor। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू रिमेम्बर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका जो पार्ट 1 था, वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें ही मैंने एक एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। जिन बच्चों को डर लगता है कि ये चैप्टर पता नहीं कैसा है, हमारे तो ऊपर से निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए वही वीडियो है। जाओ उसको देखो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दूंगी, अच्छे से वो वीडियो को देखो, समझो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, जिससे अब जो क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के, सारे जो बीच वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस, वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो वो सारे 12 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से भी आप इनको कर पाओगे अगर आपने मेरी वो वीडियो देख ली जिसमें मैंने इनको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ में सॉल्व करना। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट आज हम लोग ये करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो चैप्टर आई होप, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे ये वीडियो मेरा देख रहे हैं वो मेरा वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाला देख चुके हैं। इन केस नहीं भी देखा है तो फ्यूचर में देख लेना। एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में रखो, क्वेश्चन आंसर वहां आपको दिख रहे होंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। एज आई सेड, चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद ही सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर्स भी ऊपर से निकल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड दी सेरेमनीज टेक प्लेस? तो ऐसा ये इस तरीके का एक एम्फी थिएटर था प्रिटोरिया के अंदर। स्टैंडस्टोन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के नाम से इनको जाना जाता था। जैसे इंडिया में दिल्ली में ऐसे बिल्डिंग्स मिलते हैं, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में इस तरीके के बिल्डिंग्स मिलते थे, ठीक है। इसमें से एक था एम्फी थिएटर, जहां पे इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसको इन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी बोला है। इस दिन ये जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अब इस आंसर को मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आंसर में फ्रेम करके देना है। इन्होंने पूछा वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, तो आप चाहे तो एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट बना के बता सकते हैं दैट the ceremony was about Nelson Mandela because he became first black president that day, ठीक है। और he took the oath of being the first black president that day। तो ये तो आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आप बता दीजिए कि कहाँ हुई थी, तो आपको बता देना है कि भाई यूनियन बिल्डिंग्स थी, प्रिटोरिया में थी, स्टैंडस्टोन बिल्डिंग्स थी ये वाली, और यहीं पे एम्फी थिएटर में इन्होंने शपथ ली। फिर उन्होंने पूछा है इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ, डू वी हैव एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया? यस, हमारे यहाँ पे भी जो राष्ट्रपति भवन और बाकी की जो बिल्डिंग्स है वो ऐसी ही है। आंसर भी क्या लिखेंगे? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली स्टैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों यहाँ पे, दिस इज अ कीवर्ड फॉर यू। ये आपके कीवर्ड में आपको ऑलरेडी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। कुछ आंसर्स को लिखने के लिए हमें कीवर्ड्स की जरूरत होती है। इन कीवर्ड्स को अगर हम लर्न कर ले या 2-3 बार अपने माइंड में रिपीट कर ले, तो आंसर लिखते टाइम हमें देखना नहीं पड़ता कि आंसर में कौन से वर्ड्स लिखे, कौन से फ्रेजेस लिखे, कहाँ से लिखे, ऐसा नहीं करना पड़ता आपको। आप इजीली क्या कर सकते हो, उन्हीं लाइंस को लिख सकते हो जो आपको चैप्टर में मिल गई हैं। अब इन लाइंस को लिखने के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी टीचर खुश हो जाती है, टीचर बोलती आ रही यार इसने चैप्टर पढ़ा तभी इसने ये लाइन लिखी है, मतलब कि बच्चा ऐसे ही आंसर लिख के मुझे घुमा नहीं रहा, सही आंसर लिख के मुझे एग्जैक्टली बता रहा है कि देखो मैम मैं पढ़ चुका हूँ इस चैप्टर को। तो आपने टीचर का ट्रस्ट जीत लिया। दूसरी चीज, जो आपको कंफ्यूजन होती है ना माइंड में, पता नहीं यार कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर लिखना है, कौन से फ्रेजेस लिखने हैं, उससे आप बच जाते हो, क्योंकि आपके पास तो एज इट इज लाइन है। तो यहाँ पे फ्रेज क्या है देखो, द सेरेमनी टुक प्लेस इन, कहाँ पे, अब आप बुक खोलोगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा lovely sandstone amphitheater formed by the union buildings in Pretoria, ठीक है, प्रिटोरिया में।
तो विच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ मेनी नेशंस, ये मैंने ऐड कर दी लाइन के वहां पे क्या हुआ था, बहुत सारे लीडर्स और इंटरनेशनल लोग वहां पे डिग्निटरीज वहां आ रखे थे। इन इंडिया द गवर्नमेंट बिल्डिंग सच एज द राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जैसे कि इन लोगों की ये वाली बिल्डिंग थी एम्पीरेटर की, वैसे ही हमारे यहाँ भी है। ये क्वेश्चन ने पूछा है ना आपसे, आंसर हमने दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ कुछ कीवर्ड्स को लिख लीजिए, आपके आंसर लिखने में काम आएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे? 10th ऑफ मई की बात है, यही आपकी पहली लाइन होती है चैप्टर की, है ना। देखो अभी बुक खोलो, अभी की भी देखो, वहां पे पहली लाइन क्या है, 10th में डॉन्ड ऐसे करके कुछ लाइन है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई 10 तारीख को ये इनॉग्रेशन सेरेमनी आज हो रही है। तो पूछ रहे हैं कि 10th में उन्होंने ऑटम डे को क्यों क्यों बोला है। ऑटम का मतलब क्या हो गया, सीजन जो हमारा होता है वो वाला सीजन है ऑटम का, तो क्यों है ऐसा। तो अब इस आंसर को आप दो तरीके से लिख सकते हो बेटा। एक तो ज्योग्राफिकली ऑटम, अगर नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता होगा ऑपोजिट सीजन चलते हैं। हम इंडिया में मई में गर्मी गर्मी फील करते हैं, तो सदर्न टाइम पे, सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ऑटम आ रखा होगा। तो सिंपल है, उन लोगों के लिए ऑटम, हम नहीं बोलेंगे ऑटम, हमारे लिए तो गर्मी है, मई की गर्मी है, मई जून की, है ना। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होगा, वो अच्छा खासा ऑटम का बढ़िया सा क्लीन सा टाइम चल रहा होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको अगर ये आंसर करना है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होकर भी कर सकते हैं कि जैसे इंडिया में जब ऑटम आता है तो उससे वो क्यों, मतलब हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम उस टाइम पे फसल काटते हैं, ठीक है। फसल कटती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो प्रोस्पेरिटी आती है, ग्रीन 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 फील होता है, खुशी होती है और हम सेलिब्रेट करते हैं। पूरी इंडिया में जगह जगह पे सेलिब्रेशंस होते हैं, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से। जैसे ओणम हो गया, बैसाखी हो गई, पोंगल हो गया, ये मतलब कई सारे फेस्टिवल हो जाते हैं इस टाइम पे सेलिब्रेट। तो ये जो फेस्टिवल होते हैं ये हमारे लिए खुशी दिखाने का एक मौका होते हैं, अपनी खुशी जाहिर करने का कि देखो भाई हम खुश हैं, तो हम प्रॉस्पेरस हैं। तो इसी प्रॉस्पेरिटी को हम ऑटम से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ऑटम मीन्स प्रॉस्पेरिटी। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी उस दिन खुशी का माहौल था, फ्रीडम का माहौल था, प्रोस्पेरिटी का माहौल था, इसीलिए उसको एक ऑटम डे के बारे में से कंपेयर किया जा रहा है। तो आप दोनों तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से भी बता सकते हैं, ज्योग्राफिकली फिलोसॉफिकली भी बता सकते हैं कि सब खुश थे इसीलिए ऑटम डे है। ठीक है, चलो आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे। There can be two reasons to justify this line. Usually, thinking about autumn brings about some pleasant thoughts because autumn season represents harvest season. कटाई जो मैंने कहा था फसलों की होती है, that is associated with abundance and prosperity. Abundance and prosperity मतलब जब बहुत पैसा आएगा तो फिर prosperity आएगी, right? तो इसी वजह से since on 10th May साउथ अफ्रीका announced its first democratic non-racial government। देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बच्चों। अच्छा यहां से लेते हैं, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको जब मन चाहे जिस भी आंसर में आपको इलेक्शन के बारे में बताना हो ये कीवर्ड को लिख देना, आपको बहुत सही नंबर मिलेंगे। ठीक, चलो। To the world, it became a day of celebration to the entire South African people, and that's why they call it autumn. ठीक, now also geographically South Africa lies in the southern hemisphere, where the month of May falls in the autumn season. Month of May falls in the autumn season, hence 10th May is an autumn day in South Africa. दोनों चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अकॉर्डिंगली आप इसमें भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कोई डाउट नहीं रह गया है। सो 10th मई को आप इनमें से कोई एक तरीका भी लिख सकते हैं या दोनों तरीके भी लिख सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. Yes, बोला तो था, किस चीज को बोला था बेटा? अपार्थाइड सिस्टम को बोला था, जो सिस्टम वहां पे लोग फॉलो कर रहे थे, है ना, उस अपार्थाइड सिस्टम को इन्होंने कंडेम किया था और ह्यूमन डिजास्टर बोला था। What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks at the end? फिर वो बोलता है कि ये अपार्थाइड सिस्टम अब कभी नहीं आएगा on this human glorious achievement। तो दो चीजें उन्होंने पूछी हैं, दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो डिजास्टर क्या था, अपार्थाइड सिस्टम। उसमें होता क्या था, ब्लैक लोगों को परेशान किया जाता था, व्हाइट सुप्रीमेसी थी और ब्लैक लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन और अत्याचार
बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जाता था। तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे फ्रेम करेंगे आंसर में? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू सफर अ लॉट ड्यूरिंग द अपार्थाइड सिस्टम, यस, which had been prevailed in South Africa for a longer period of time। बहुत टाइम तक ऐसा साउथ अफ्रीका में हुआ था। This has been described as an extraordinary human disaster। अब इसमें होता क्या था वो भी बता दीजिएगा। मैंने आंसर छोटा लिखने की वजह से नहीं लिखा है, बट आप बता दीजिए। In this, black people were exploited by Mandela in his speech, because during this period black people were living in a life in hell and were treated like animals। उनको कैसे ट्रीट किया जाता था? एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। आंसर को आप और ज्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट दैट डे मंडेला टुक द ओथ, मंडेला ने ओथ लिया, शपथ लिया, दैट नाउ द सेम डिजास्टर विल नेवर बी फॉलोड इन द कंट्री। अब ऐसा फिर से नहीं किया जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। After a while, when Mandela became the first black president of South Africa, देखो ये भी आपका क्या हो गया ना, कीवर्ड हो गया, बार बार जहां भी जाओ लिख सकते हो आप, ठीक। He promised his citizens that now those horrible days won't be ever practiced again। फिर से इनको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। And he considered this historic change as great glorious human achievement। इसी को उसने बोला था ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए खुशी का समय है कि अब हम अपार्थाइड सिस्टम के अंडर नहीं है। क्लियर हो गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला जो था ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? ओके, तो होता क्या है, जिस दिन नेल्सन मंडेला ओथ सेरेमनी ले रहे होते हैं, कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स वहां आते हैं। ओके, क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं नेल्सन मंडेला को। किस लिए? बिकॉज नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम को अबॉलिश किया, पॉइंट 1। सेकेंडली, उसके बदले में उन्होंने व्हाइट पीपल से रिवेंज नहीं लिया, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरी कंट्री में पीस मेंटेन करूंगा। इसीलिए पहले जो हुआ सो हुआ, अब व्हाइट एंड ब्लैक पीपल को अपॉर्चुनिटी सेम मिलेंगी, सो दैट वी कैन मेंटेन पीस इन द कंट्री। दिस इज व्हाट Nelson Mandela decided, and because of that everybody came that day to pay tribute to Nelson Mandela, that thank you, इतनी अच्छी सोच रखने के लिए और वर्ल्ड में एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए। अब ये यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये जितने भी डिग्निटरीज यहाँ आ रखे हैं ना, they are the same people who few years back actually बॉयकॉट कर दिया था पूरी अफ्रीकन कंट्री को। क्यों कर दिया था? बिकॉज ये लोगों की अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, लेकिन आज यही सेम लोग हमारी सॉइल पे इकट्ठा है और गैदर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट। इसीलिए ही थैंक्स, ठीक है। चलो आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज। देखो ये ना फिर से ये आपका कीवर्ड हो गया, इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज, फॉर बीइंग present in this historic achievement wherein Mandela took oath as the first black president of South Africa। मैंने बोला था ना, ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। देखो फिर आ गया, दिस डे हैज ब्रॉट अ सेंस ऑफ विक्ट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए एक सेंस ऑफ विक्ट्री था, वेयर एवरीवन विल बी इन पीस, PEACE, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग है, एंड विल बी गिवन जस्टिस। दिस इज द सेम कंट्री व्हिच वाज आउटलॉड बाय द अदर कंट्रीज few years ago। तो आउटलॉड मतलब इनको क्या कर दिया गया था? बॉयकॉट कर दिया गया था। तो बोल रहे हैं कि ये वही कंट्री है जिसको बाकी कंट्रीज ने वेपन सप्लाई करना बंद कर दिया था, रिलेशनशिप बनाना बंद कर दिया था, इवेंट्स में बुलाना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम। बट टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हम अपार्थाइड सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए टुडे ऑल कंट्री लीडर्स हैव गैदर्ड हियर ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका। आज ये सब लोग साउथ अफ्रीका की कंट्री पर इकट्ठा हो गए हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट। ओके, फ्रीडम फाइटिंग नहीं बोलो, लेकिन फिर भी इसको अपार्थाइड सिस्टम को अबॉलिश करना बोल सकते हो। व्हाट आइडिया डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? वो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में हम लोग क्या करेंगे? रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे? नहीं, रिवेंज नहीं लेंगे, पीस एंड हार्मनी एस्टेब्लिश करेंगे। जो हो गया सो हो गया, आगे के लोगों के लिए हम सब मिलकर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे को देने वाले हैं। सो इन हिज स्पीच मंडेला प्लेज टू मेक अ बेटर नेशन। क्या बनाएंगे? एक अच्छा देश बनाएंगे जहां पर एवरीवन विल लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ, सबको अच्छी लाइफ मिलेगी,
नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। ये पता है, ये भी कीवर्ड होता है, आपको हर जगह मिल जाएगा, कास्ट, क्रीड, जेंडर। पीपल विल बी एबल टू प्रैक्टिस देयर फंडामेंटल राइट, सबको अपने अपने अधिकार होंगे, उनको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन व्हाट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैव फेस्ड सो फार, जिस प्रॉब्लम को, एक्सप्लॉयटेशन को, अत्याचार को ब्लैक पीपल ने फोर्सफुली फेस किया है, दे विल बी अबॉलिश्ड, अब उनको खत्म कर दिया जाएगा परमानेंटली, एंड नेवर अगेन इन दिस वर्ल्ड एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सच अपार्थी सिस्टम विल बी प्रैक्टिस अगेन, फिर से इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्रॉमिस उन्होंने अपनी स्पीच में साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? अब मिलिट्री जनरल्स के लिए बड़ा अच्छा सा यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया है जिसमें वो बोलते हैं, नेल्सन मंडेला, that you know what, few days back these were the people who are now standing in front of me and taking oaths and saying good things to me. They were the same people who arrested me and told me to be in the jail for lifetime, and today they are saluting me. But again, that's okay. We want peace and it's okay. But then, of course, वो बोलता है कि अभी देखो उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया है और मैं इस चीज को भूलूंगा नहीं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसे हो रहा था, बट अब ये सल्यूट कर रहे हैं। बट एनीवे, देर आए जो दुरुस्त आए, अब हम सब लोग मिलकर एक अच्छा नेशन बनाएंगे, राइट। सो व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू, अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी इसमें देखो कुछ कीवर्ड्स आएंगे, आप यूज करना उनको। On the day of inauguration, Mandela feels overwhelmed and remembers his past. वो बहुत ज्यादा overwhelmed feel कर रहे हैं उस दिन और past को remember करते हैं और बोलते हैं, not so long ago, all the military generals of South Africa were ordered to arrest Mandela because he was against the apartheid system. उनको ऑर्डर मिला था कि जाओ मंडेला को अरेस्ट कर लो क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ है, एंड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वो राइट्स के लिए लड़ रहा है, मतलब हमारे लिए तो गलत कर रहा है, इसको अरेस्ट कर लो। लेकिन टुडे ऑल दोज मिलिट्री जनरल्स वर प्रेजेंट देयर टू सल्यूट द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ। देखो कितना अच्छा लगा है ना, मैं हिम लगा के भी काम चला सकती थी, लेकिन मैंने पूरा कीवर्ड लिख दिया। पता नहीं किस आंसर में लिखना पड़ जाए, क्योंकि एक चैप्टर से एक ही आंसर लिखोगे तो जरूर इन कीवर्ड्स को अपने पास रखो। दिस चेंज वाज ड्यू टू स्ट्रगल मंडेला एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स डिड for the freedom of South African people. So finally सबने मिलकर साउथ अफ्रीका के अच्छे के लिए सोचा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। Why were two national anthems sung? तो देखो क्या हुआ था, इनॉग्रेशन वाले दिन दो नेशनल एंथम्स को गाया गया था। अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, बताइए। क्योंकि अगेन सेम थिंग, अगर पहले क्या होता था, अफ्रीकन लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया गया था। अफ्रीकन लैंग्वेज वो थी जो ब्रिटिशर्स बोलते थे, अफ्रीका ब्रिटिश और डच का मिक्स थी, उसको अफ्रीकांस बोल दिया जाता था। तो उन्होंने अफ्रीकन लैंग्वेज को फॉर्मल भी कर दिया था, भाई हर कोई ऑफिशियली यही बोलेगा। इसके खिलाफ प्रोटेस्टिंग भी हुई, बहुत कुछ ड्रामेबाजी हुई थी। तो अभी नेशनल एंथम इन्हीं लोगों का गाया जाता था, लेकिन इनॉग्रेशन जिस दिन था, या जिस दिन आपने ब्लैक प्रेसिडेंट को, ब्लैक पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया, या आप बोलो पार्टी सिस्टम फिनिश हो गया था, तो क्या होना चाहिए था, आप तो सिर्फ ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गाया जाएगा, राइट। बट नो, एज मंडेला ही वाज with peace, for peace, and that's why he decided हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग ब्लैक पीपल का एंथम गाएं, व्हाइट वालों के ऊपर एक डोमिनेशन बना के रखे, नहीं। उन्होंने बोला दोनों का गाओ, दोनों को इक्वली फील होना चाहिए कि हमारी कंट्री है। सो टू नेशनल एंथम्स वर संग, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये प्रैक्टिस आगे भी फॉलो की गई। सो इसको आप आंसर मिलना शुरू कर दीजिए। आफ्टर द डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिस दिन था, मतलब हुआ और फाइनल रिजल्ट्स आए, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नॉट ओनली वाज द साउथ अफ्रीका फ्री फ्रॉम स्लेवरी, बट इट आल्सो वाज नाउ द लैंड ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये तो था ही कि फ्री तो हो ही गया था स्लेवरी से, बट अब ये लैंड किसका था, इक्वालिटी एंड जस्टिस का लैंड बन चुका था, रिवेंज का नहीं, इक्वालिटी एंड जस्टिस का। आफ्टर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, so to prevail the equality system in the country, इक्वालिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए, प्रिवेल मतलब बनाए रखना, टू डिफरेंट नेशनल एंथम्स वर संग एट द ओथ सेरेमनी। एक दूसरे के लिरिक्स नहीं याद थे लोगों को, एक दूसरे के नेशनल एंथम से हेट भी करते थे, बट मंडेला को पूरा विश्वास था कि आगे आने वाले टाइम में दोनों के नेशनल एंथम याद हो जाएंगे और इक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी। सो वन वाज रिप्रेजेंटिंग द व्हाइट कम्युनिटी एंड द अदर वाज रिप्रेजेंटिंग द ब्लैक कम्युनिटी। क्या वन क्या
नेशनल एंथम एक ब्लैक के लिए था, एक व्हाइट के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, छोटा सा है और मैं आपको बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा लेकिन घुमा फिरा के आएगा, कुछ भी पूछ लेंगे। साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, नहीं इंडिपेंडेंस नहीं, फ्री फ्रॉम स्लेवरी, ब्लैक कम्युनिटी वाज गिवन देयर राइट्स बैक, बट दिस ऑल हैपेंड ड्यू टू द sacrifices that the old freedom fighters had to face in their lifetime. Mandela really got inspired with all this and finally found out courage within him. Explain this line. देख रहे हो क्या क्वेश्चन मस्त मैंने आपके लिए बना के दिया है, वही क्वेश्चन है जो यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा आंसर सेम ही होने वाला है कि मंडेला के हिसाब से करेज क्या है। सो मंडेला के हिसाब से करेज वही है जो उसने औरों से सीखा, उसके पहले जो लोग थे फ्रीडम फाइटर थे उनको देख के मंडेला सीखा कि करेज क्या है। इसके अलावा चैप्टर की एक कीवर्ड भी है जिसमें बोलता है करेज इज नॉट समथिंग, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट करेज इज कॉन्कर ओवर फियर। याद है आप लोगों को? चैप्टर खोलो देखो, लास्ट में आपके सेकंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन आपको वहां पे मिल जाएगी। आंसर देखिए कैसे फ्रेम करेंगे। सो मंडेला हैज बीन अ फैमिली मैन बिफोर ही केम इनटू कांग्रेस। कांग्रेस में पार्टी में आने से पहले वो फैमिली मैन था, बट द ब्रूटल प्रैक्टिसेस ऑफ अपार्थाइड सिस्टम एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ हिज लीडर्स, तो दो चीजें, एक तो ब्रूटल प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड सिस्टम जो उसके साथ हुआ, दूसरा सैक्रिफाइसेस ऑफ हिज लीडर्स मेड हिम करेजियस। अब उसको करेजियस बना दिया गया था, वो स्ट्रॉन्ग बन गया था। एंड इट्स बिकॉज ऑफ द ऑल फ्रीडम फाइटर्स दैट मंडेला लर्नड, उन्हीं की वजह से मंडेला ने सीखा दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है? कीवर्ड में लिख दीजिए, ये कीवर्ड है। He explains that courage is not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not, ये भी कीवर्ड है आपके चैप्टर का, brave man is not he who does not feel afraid but he who conquer that fear, है ना। तो वो बोलता है कि मैंने आपको इसमें भगत सिंह वाला पॉइंट बताया था ना कि जब हमारे इंडिया में फ्रीडम फाइटिंग का स्ट्रगल चल रहा था तो कुछ लोगों को अपने स्कूल जॉब कॉलेज से ही काम था, उन्होंने लगा ठीक है जब फ्रीडम आएगा आ जाएगा। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं ना देश बेकार है, पता नहीं क्या ही होगा, सब बेकार है, पर अपने हाथ में कौन लेगा इसको। सो जो अपने हाथ में लेता है, जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अपने टाइम के जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो हो गए, जिन्होंने अपने हाथ में लिया वो ब्रेव है। वो ब्रेव नहीं है जो कहते हैं ठीक है हो जाएगा। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Which one does he think is natural, to love or to hate? Important question। मैं बता रही हूँ इन क्वेश्चन में से कुछ भी घुमा फिरा के एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो ऐसे में आपको आंसर वो लिखना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। जो मैं बता रही हूँ वो आंसर आप लिखना, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जो भी हो आंसर में मैं आपको पूरा कंटेंट दे रही हूँ। तो मंडेला बोलते हैं that love comes us naturally, हमारे अंदर लव बहुत जल्दी से भर जाता है। हम पैदा ही होते हैं तो हम लव शो करते हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या करता है, आपसे कहता है हार्ट बड़ा खराब है या मैं तेरे से बदला लूंगा या वो कहता है कि आई लव यू मम्मा एंड पापा एंड एवरीबडी हु इज अराउंड मी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस लाइफ। वो स्माइल पास करना सीख जाता है और आपको फील कराता है दैट हाउ इंपॉर्टेंट यू पीपल आर फॉर हिम और हर, राइट, रादर देन आपसे अब लड़ने थोड़ी ना शुरू कर देता है। लड़ते तो तुम लोग तब जब बड़े हो जाते हो, शैतान हो जाते हो, माइंड में खुरापाती आइडियाज आने लगते हैं। सो नेचुरली क्या चीज पहले आई, लव या हेट? लव। तो इसीलिए पूछते हैं विच वन डज ही थिंक इज नेचुरल, लव और हेट? लव। एक्सप्लेनेशन दो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए वैसे दो और अच्छा सा आंसर फ्रेम करो। सो अकॉर्डिंग टू मंडेला द फीलिंग ऑफ लव कम्स क्वाइट नेचुरली इन ह्यूमन नेचर देन हेट, ठीक है। एवरी ह्यूमन हैज सम गुडनेस इन हिम, ये भी लाइन देखो चैप्टर के अंदर है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुडनेस है, हम उसको छुपा सकते हैं। वी कैन हाइड इट, दे में हाइड इट बट दे कैन नेवर एक्सटिंग्विश, इसको छुपा सकते हैं बट दबा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल है, निकल ही जाएगी किसी न किसी गुडनेस आपकी। सो हिज पॉइंट इज इफ ह्यूमन हार्ट्स कैन हेट ईच अदर, अगर हम हेट कर सकते हैं एक दूसरे से तो लव करना तो और भी इजी है। सो लव इज समथिंग दैट कैन प्रैक्टिस इवन फास्टर, लव तो और जल्दी करना सीख जाएंगे। तो क्या आता है आपके पास में नेचुरली, लव या हेट? लव। हेट आ गया तो लव तो और जल्दी करना आ जाएगा। ये फिलॉसफी मंडेला यहाँ आपको शो कर दी। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात हुई है। ऑब्लिगेशन मतलब की ड्यूटी, हर पर्सन की अपनी लाइफ में दो ड्यूटी होती है, एक होती है अपनी फैमिली के लिए, दूसरी होती है अपनी नेशन के लिए,
है ना। ये आपको नेल्सन मंडेला इसमें बताते हैं कि हर आदमी के पास दो ऑब्लिगेशंस होती है, दो ड्यूटी होती है, एक फैमिली के लिए, एक नेशन के लिए। तो अब जो इंसान जैसा करना चाहे उसको करने देना चाहिए। किसी को फैमिली के साथ रहना है वो भी ठीक है, किसी को नेशन के लिए कुछ करके दिखाना है वो भी ठीक है, किसी को दोनों करने हैं और अगर वो एडजस्ट कर सकता है तो वो भी ठीक है। बट बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। अपार्टाइड सिस्टम में कोई ब्लैक पर्सन अगर अपनी कंट्री के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको सीक्रेसी में डाल देते थे, आइसोलेट कर देते थे, रिबेलियस बोल देते थे, कहते थे भाई तू अपने घर मतलब से यहाँ से निकल और कहीं और जाके रहे, उसको अपना घर छोड़ना पड़ जाता था। Why did it happen? Because he voiced out for his nation and that was the main problem. तो ये बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे तो हम अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को भी फॉलो नहीं कर सकते थे। तो ये एक फिलोसॉफिकल लाइन इन्होंने यूज किया। आंसर देखते हैं कैसे फ्रेम करेंगे। According to Mandela, every man has twin obligations in his life, one towards his family, to his parents, to his wife and to his children, and the other one, दूसरी किसके लिए? People, community and country के लिए। ये कीवर्ड है पूरा, आपको बुक में मिल जाएगा। He believes that every man should be free to choose any path where his interest lies. तो उनके हिसाब से हर इंसान को जहां जाना चाहिए, जो इसका इंटरेस्ट लाई करता है वो उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। But in South Africa it was not possible for black people under the apartheid system. लेकिन साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनको ना तो अपने मन से शादी करने दी जाती थी, ना अपने मन से जॉब करने दी जाती थी, और ना ही अपने मन से नेशन के लिए खड़ा होकर आवाज उठाने दी जाती थी। हर चीज में उनको रोका जाता था। तो यहाँ पे आप इसको मिक्स करके आंसर को लिख सकते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, है ना। What did being free mean to Mandela as a boy, student? How does he contrast these transitory freedom? Transitory मतलब टेम्पररी फ्रीडम विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। बेसिक और ऑनरेबल मतलब इतना तो होना ही चाहिए यार, इतना फ्रीडम तो होना ही चाहिए। तो बड़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी लिख सकते हैं आप मंडेला के बारे में इसमें, कि जब वो बच्चे थे उनको लगता था कि वो फ्री है जब तक अपने पापा की बातें मान रहे हैं, मम्मी के घर के आसपास घूम रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, मिलीस खा रहे हैं, है ना, रिवर में स्विम कर रहे हैं, बुल्स के ऊपर बैठ के वॉक कर रहे हैं। एवरीथिंग वाज हैप्पीली executed and he thought he is free. But when he became young and went to college, he realized that all his basic needs and freedoms has been taken from him. और वो तो slave है, किसके? White supremacy के slave हैं। तब उन्हें realize हुआ that I need freedom, और यहीं पे उनका ट्रांजिटरी फ्रीडम, वही वाला इधर उधर घूमना, मस्ती करना दोस्तों के साथ, और एक्चुअल फ्रीडम जो अपने राइट्स होते हैं, कहाँ शादी करनी है, कैसे फैमिली आगे बढ़ानी है, कहाँ जॉब करनी है, कैसा नेशन चाहिए, कैसे लॉस चाहिए। आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन द गुड थिंग्स इन द कंट्री। सो कंट्री अगर लीड कर रही है तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, राइट। तो वो होता है एक प्राइड टू बी अ फ्री कंट्री सिटीजन, बट वो इन लोगों के पास में नहीं था। तो उसी की बात यहाँ लिखी गई है। आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? As a boy, Mandela felt that he was not at all troubled by laws of man or God. तो बोलते हैं कि as a boy तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को कोई ट्रबल ही नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Because he could do whatever he wanted. क्या करना चाहते थे वो? घूमना फिरना मस्ती सब पॉसिबल था। As a student, he was happy with the transitory freedom of being able to stay out at night. Number 1, बाहर घूमना, read whatever he please, जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ना, whatever he chose to go, जहां भी जाना है वहां चले जाना, ये सब उनके पास था। But later on, बाद में he realized that as a young man all his freedom has already been taken. ये भी कीवर्ड है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उनका जो सारा फ्रीडम है वो तो ले लिया गया है। He yearned for the basic and honorable freedoms. बाद में उनको छोटी छोटी चीजों के लिए भी परेशान होना पड़ा। तब उनको रियलाइज हुआ हम स्लेव्स हैं। क्या कहते हैं वो चीजें? अपनी अर्निंग्स कमाना, है ना, अर्निंग इज की मतलब पैसा कमाना। अचीविंग द पोटेंशियल, मेरे अंदर कोई स्किल है लेकिन मैं उसको नहीं फॉलो कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं ब्लैक पर्सन हूँ और यहाँ पे यंग व्हाइट लोगों की ज्यादा चलती है। मैरी करना अकॉर्डिंगली भी, मुझे अगर किसी व्हाइट कम्युनिटी की गर्ल्स से शादी करनी है तो मैं नहीं कर सकता। मंडेला ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैं ब्लैक में ही कन्फाइन किया गया है मुझे कि मैं यहीं पर ही शादी कर सकता हूँ किसी से भी। तो एक इंटर रेस शादियां, रेशियल शादियां पॉसिबल उस टाइम पे नहीं थी अपार्टमेंट सिस्टम के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी भी नहीं है वैसे वहां पे तो, लेकिन
फिर भी लॉ नहीं है, एटलीस्ट आप लॉ, अगर आप शादी करेंगे आप तोड़ नहीं सकते उसको लॉ वाइज, लेकिन पहले तो क्या था कि लॉ के अंदर भी नहीं कर सकते थे, तो आपको इलीगल मान लिया जाएगा अगर आपने शादी करी। तो डिफरेंस है दोनों सिनेरियोज में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, व्हाई एंड व्हाई नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रही हूँ, सेंटेंसेस को घुमा फिरा के लंबे चौड़े क्वेश्चंस बना के आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन बस यही होगा जो यहाँ लिख रहा है। आपको चैप्टर में मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑपरेसर जो आपको ऑपरेस्ट करते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरे होते हैं ऑपरेस्ड जो परेशान है, ठीक है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। दो तरीके के लोग हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या ऑपरेसर इज फ्री, मतलब ऑपरेस्ड वाला जो है वो तो फ्री है ही नहीं, वो तो स्लेव है। आपके ऊपर कोई ऑलरेडी डंडा लेके बैठा है, आपको जेल में डाल रखा है, तो फ्री हो नहीं। लेकिन जो जेल में आपको डाल रहा है, आपका जो ऑपरेसर है, क्या वो फ्री है? वो भी फ्री नहीं है, बिकॉज उसके अंदर भी प्रेजुडिस, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी ने उसको घेर रखा है। तो वो अपने दिमाग का कौन है? स्लेव है, गुलाम है अपने दिमाग का। तो वो फ्री है नहीं, वो भी फ्री नहीं है। तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे? आंसर वाइज लिखना शुरू करते हैं। According to Mandela, both the oppressor and the oppressed are slaves. दोनों ही स्लेव हैं, दोनों ही स्लेव हैं। The oppressed is definitely slave of the brutal practices followed by the oppressor. भाई वो तो है ही, देखो कितनी ब्यूटीफुली मैंने इस लाइन को लिखा है कि जो oppressed है वो तो ब्रूटल प्रैक्टिस का के नीचे है ही है, वो तो स्लेव है ही है। बट even, not ever, even, but even the later one is the slave of his negative thoughts. किस किस का स्लेव है वो? दूसरा वाला, मतलब ऑपरेसर, नेगेटिव थॉट का, प्रेजुडिस, पुरानी बातों का जो दिमाग में सेट है, एंड द इमोशन ऑफ बीइंग डोमिनेटिंग, मतलब उसके अंदर जो भावना है ना कि मेरे को इसके ऊपर क्या करना है? रूल करना है, मैं जो चाहूं इसके ऊपर अत्याचार कर सकता हूँ। ये डोमिनेशन की जो पावर है ये भी आपके सर पे चढ़ जाती है, और इसीलिए आप इसके स्लेव बन जाते हो। तो क्या आप फ्री हो? नहीं, आप भी फ्री नहीं हो। Hence, both of them need to be freed from this slavery. तो दोनों को स्लेवरी से फ्रीडम चाहिए। ऑपरेसर को, ऑपरेस्ड को ऑपरेसर से फ्रीडम चाहिए, ऑपरेसर को अपने माइंड से फ्रीडम चाहिए। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, पर ये 3-4 क्वेश्चन जो है जो फिलोसॉफिकली लाइनों पे बेस्ड है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज प्रैक्टिस इनकी करते रहना। आंसर का कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, आगे फ्यूचर में हम और ज्यादा आंसर जब लिखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की करेंगे, सैम्पल पेपर की करेंगे, तो और अच्छी अच्छी आइडियाज मैं आपको बताती जाऊंगी, डोंट वरी। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस करना। दैट इज इट। आज हमने एनसीईआरटी के आपके इसके सारे सोल्यूशन कर लिए हैं। कोई क्वेश्चन आपके मन में है, मुझे आंसर में लिखो, कमेंट में लिखो, मैं आपको उसका आंसर वहीं दूंगी। I will meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.